में भी शुमार है। रायपुर बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा हैं। सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। रायपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 5 लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन आज तक कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और सूबे के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा और अग्रवाल ने अपनी जीत का सिलसिला कायम रखते हुए कांग्रेस के विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। 1 मई 1959 में रायपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार में जन्मे बृजमोहन अग्रवाल की पहचान जमीनी नेता के तौर पर रही है। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव और छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय बृजमोहन अग्रवाल ने 1978 में बीजेपी की सदस्यता ली। पहली बार 1990 में विधायक बने और उसके बाद किसी चुनाव में नहीं हारे। 2023 विधानसभा में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार विधायक बने। अग्रवाल पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा सरकार में मंत्री बने। उसके बाद छत्तीसगढ़ की रमन सरकार और मौजूदा साय सरकार में भी मंत्री रहे। रायपुर से 2024 लोकसभा चुनाव जीतकर बृजमोहन अग्रवाल पहली बार सांसद बने हैं। आज सांसद जी से मिलिए शो में खास बातचीत होगी रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क और मेरे साथ आज है एक बहुत ही खास मेहमान। 40 साल से विधायक रहे, 18 साल के मिनिस्टर और अब सांसद, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन्हें चाणक्य कहा जाता है और जनता प्यार से कहती है मोहन भैया। स्वागत कीजिए बृजमोहन अग्रवाल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दिल्ली रास्ता आ रही है? धीरे धीरे आ जाएगी। सर, लोकसभा में आपका पलटवार सुना हमने राहुल गांधी के वार पर। बृजमोहन अग्रवाल का वही अंदाज नजर आया। देखिए, निश्चित रूप से इतने समय का जो राजनीतिक अनुभव है और वो अनुभव काम आ रहा है कि 8 बार विधायक रहते हुए और 9वीं बार सांसद बन के दिल्ली में आने पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो डिस्कशन होता था वो डिस्कशन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ के डिस्कशन से ज़्यादा अच्छा जो विपक्ष का हमला होता था वो कहीं राज्यों में होता था। सर, जो कांग्रेस का अब एक आक्रामक अंदाज नजर आ रहा है जातिगत जनगणना को लेकर, बार बार राहुल गांधी का जाति को लेकर सवाल पूछना, और जब अपनी जाति को लेकर सवाल हुआ तो उनका बिफर जाना। देखिए, मुझे लगता है राहुल जी वास्तविक रूप से राजनीति में अगर हम कहेंगे तो पिछले 3 सालों का उनका अनुभव है। भले वो राजनीति 3 बार सांसद बन गए हों, उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है। जब वो जमीन पर उतरे हैं, उन्होंने पदयात्रा की है और अब वो जब घूम रहे हैं, इन चुनाव में घूमे, तब मुझे लगता है उनका राजनीतिक अनुभव है। इसलिए पूरे देश को समझना, लोगों की मानसिकता को समझना, लोग क्या चाहते हैं इसको समझना, ये सिर्फ वो देश को बांटने का काम, जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं उससे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब जब जातियों की बात आई है, इस देश में आग लगी है। और इसलिए जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? जब मोदी जी ने कहा कि इस देश में 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, युवा है, महिला है, और जो इन जातियों में जो भी कमजोर होगा उसका विकास होगा। और पिछले 10 सालों में उनके भविष्य में तब्दीली आई है, डेवलपमेंट हुआ है, उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है। और कांग्रेस उसी से घबराई हुई है कि मोदी जी अगर इसी प्रकार से काम करते रहे, और मोदी जी ने कहा भी है तीसरे टर्म में कि ये तीसरा टर्म है, 2 टर्म में जितना काम किया उसके 3 गुना ज्यादा गति से काम करेंगे, तो कांग्रेस को और विपक्ष को लग रहा है कि अब हमारी तो जमीन खिसक रही है। और इसलिए उन्होंने लोगों को बांटने का, देश को बांटने का ये मुद्दा वो उठा रहे हैं। धर्म और जाति, इसको लेकर सवाल भारतीय सियासत में कोई नए नहीं है, हमेशा से उठते रहे हैं। और क्योंकि आपका लंबा सियासी अनुभव रहा है, क्या विपक्ष जाति के नाम पर, जनगणना के नाम पर और संविधान बदल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये डर दिखाना चाहता है? देखिए, ये डर तो लोगों ने देख लिया और उसके बाद भी मोदी जी को
244 सीटें दी। कुल मिलाकर जितनी विपक्ष की सीटें नहीं हैं उतनी अकेली बीजेपी की सीटें हैं। लगभग 300 सीटें एनडीए की सीटें हैं। तो ये डर दिखाने से काम नहीं किया। लोग भी जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसका विकास चाहिए। उसके लिए मोदी जी ने योजनाएं लाई हैं कि गरीब को घर मिल रहा है, वो किसी भी जाति का हो, उसके घर में नल से जल आ रहा है, उसको आयुष्मान योजना से उसका 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है, उसके माध्यम से घर घर में शौचालय बन रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 50,000 रुपए तक के लिए लोन मिल रहा है। तो जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके विकास का काम मोदी जी कर रहे हैं। और इससे ये घबराए हुए और डरे हुए हैं। और सिर्फ मोदी जी बोलते नहीं हैं, उसको जमीन पर उतारते भी हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। और इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। अब मैं आती हूँ बृजमोहन अग्रवाल पर, क्योंकि ऐसा कोई पद नहीं है, विभाग नहीं है जहां पर कार्य करने का या जिम्मेदारी पूरी करने का आपका अनुभव ना रहा हो। 9वीं बार के सांसद हैं आप, 35 साल से रायपुर के विधायक रहे। अब बतौर सांसद एक विजन होगा बृजमोहन अग्रवाल के मन में भी अपनी जनता को रिटर्न करने का, जो प्यार समर्थन आपको वहां से मिलता रहा है। देखिए, ये रिटर्न की बात नहीं है। मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का, रायपुर की जनता का, रायपुर लोकसभा की जनता का तो मैं ऋणी हूं, एहसानमंद हूं। लोग कहते हैं कि आदमी एक बार चुनाव जीतता है फिर वो हार जाता है या उसके वोट कम हो जाते हैं। मुझे तो पहला चुनाव मैं सिर्फ 2,500 वोट से जीता था, और जब मैंने आखिरी चुनाव जीता तो लगभग 68,000 वोट से, वो भी 23 सालों में छत्तीसगढ़ में कोई नहीं जीता। सबसे बड़ी जीत थी आपकी। सबसे बड़ी जीत थी। और जब लोकसभा चुनाव में भी जनता ने आशीर्वाद दिया तो देश के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 नंबर पर लाया। तो इसलिए जनता को हमने रायपुर और छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर 15 सालों के काम में बदली है। और जनता को विश्वास है कि आने वाले समय पर हम छत्तीसगढ़ को इस देश के अग्रणी राज्यों में लाएंगे। जैसे मोदी जी का कि विकसित भारत हमको बनाना है तो हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। जब आपने विधायिका से त्यागपत्र दिया बतौर विधायक तो भावुक भी थे आप। क्या लगता है कि चाणक्य, आप छत्तीसगढ़ की राजनीति के चाणक्य चूका या फिर बीजेपी का कार्यकर्ता जो कहा पार्टी कहेगी वो करूंगा उस भाव से आगे आया? देखिए, चूका कोई भी नहीं है। हाँ। एक स्वाभाविक है कि आप पुराने घर को अगर नए घर में जाते हैं तो आपका पुराने घर से लगाव हो जाता है। जिन कार्यकर्ताओं ने 40-35 साल से विधायक के रूप में देखा है, भीड़ भाड़ देखी है, अपने घरों में किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ छठी हो, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है तो उसमें बृजमोहन पहुंच जाता है। तो उनको लगता है कि अब सांसद बनने से दूर हो जाएंगे। मैंने लोगों को कहा है कि तुम्हारा मोहन पहले जैसे था वो अभी भी रहेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी आप काफी मुखर रहे थे, और जिस तरह से सियासी उबाल इस तरह के बयानों को लेकर आता रहा है, लेकिन आपने हमेशा ये कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए और उस पर विचारों का खुलकर सामने आना भी जरूरी है। देखिए, धर्म को लोग गलत अर्थों में लेते हैं। धर्म हमको सत्य बोलना सिखाता है, धर्म हमको सेवा करना सिखाता है, धर्म हमको अच्छा जीवन जीना सिखाता है। परंतु जब हम अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो दूसरे धर्म में जाने के बाद हम अपनी अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। जो जिनके खानदान, जिनके बाप दादा, पूरा परिवार जिनको मानता रहा है, उसको छोड़कर कोई क्यों जाएगा? उसको छोड़ने लालच के, कोई भी धर्मांतरण अगर कानूनी रूप से करता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु लालच देकर, उनको बहकाकर, उनको ये बताकर कि ये प्रेयर करोगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम अगर हमारा धर्म कबूल कर लेते हो तो तुमको स्कूल में अच्छा एडमिशन मिल जाएगा, हमारा धर्म कबूल करोगे तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो ये लोगों की आस्था पर चोट है। और इसके कारण बस्तर में तो ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि कुछ लोगों को जो हमारा शमशान घाट होता है उस पर उनकी बॉडियों को नहीं दफनाने दिया गया। तो जो लोग इस देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं धर्मांतरण के माध्यम से, वो अशांति पैदा हम नहीं होने देंगे। जो लोग जबरदस्ती लोभ लालच के माध्यम से धर्मांतरण करवाएंगे उसको हम रोकने के लिए जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाएंगे।
जिस अंदाज में आपने लोकसभा में राहुल गांधी के वार पर पलटवार किया, उस पर दीपक बैज का भी जवाब आया है। कहा कि अगर ऐसा ही इतना ही सब कुछ है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, तो संघ में दूसरे जो समाज के लोग हैं उन्हें स्थान क्यों नहीं मिलता? बृजमोहन अग्रवाल तो बड़ा कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं वो स्थान, संघ में क्यों नहीं मिलता है? शायद उनको मालूम ही नहीं है। संघ एक सामाजिक संगठन है और शायद संघ में गांधी जी भी गए हैं, संघ में नेहरू जी भी गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गए हैं। सब ने कहा कि संघ का जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जहाँ अनुसूचित जाति का बंधु भी वैसे ही रहता है, अनुसूचित जनजाति का बंधु भी ऐसे ही रहता है जैसे सब समाज के लोग रहते हैं। मुझे लगता है दीपक बैज बचपन में गए होंगे और नहीं गए हैं तो एक बार संघ की शाखा में जाएं, संघ के कार्यक्रम में जाएं। शायद संघ जैसा सर्वस्पर्शी, सबको साथ में लेने वाला संगठन और जो राष्ट्र के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, जिसमें भारत माता की जय सबसे पहला वाक्य है, ऐसे संगठन के बारे में बोलना मुझे लगता है दीपक बैज के हित की बात नहीं है। अब रायपुर की बात करते हैं। जब आप लोग विपक्ष में थे तो रायपुर को चाकूपुर नाम दिया कि किस तरह से वहां पर घटनाएं हो रही हैं। अब क्योंकि आप ही की सरकार है, प्रदेश में भी केंद्र में भी, तब क्या उसको लेकर कदम उठाने की बात कही गई है और किस तरह से आप ये कहना चाहेंगे अपनी जनता को कि वो आश्वस्त रहे कि इस दिशा में आप लोग अग्रसर हैं? देखिए, रायपुर और छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने तो खाली अपराधियों को प्रश्रय दिया था। कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज लोग जो अपराधियों को प्रश्रय देते थे, जो महादेव सट्टा ऐप खिलवाते थे नौजवानों से, जो लोग जमीनों पर कब्जा करवाते थे, जो चाकू चलवाते थे विरोधियों पर, आज वो सब जेल के सीखचों में है और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां का हर व्यक्ति ये मानता है कि बीजेपी की सरकार में गुंडागिर्दी, किसी के जमीन पर कब्जा नहीं होगा और बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी। एक और मुद्दा यहाँ पर नवा रायपुर का, उसको लेकर क्या सोच? निश्चित रूप से अगर आप कहीं गूगल में या कहीं पर भी आप खोजेंगे तो देश के 21वीं सदी का अगर 2010 में कोई नया शहर बना तो नया रायपुर बना और नया रायपुर बहुत व्यवस्थित शहर बनने जा रहा है आने वाले समय पर। आज नए रायपुर में इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स आ रही हैं, वहाँ पर लोग रहने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है नया रायपुर हमारे देश के अच्छे शहरों में उसकी गिनती आने वाले समय पर होगी और नए रायपुर को हम विकसित करेंगे। जब मैं रायपुर आई थी सर लोकसभा चुनाव के दौरान, तो वहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स हमने किए और रायपुर में एक बात जो मुझे कॉमन मिली कि जितने आप प्रिय बीजेपी कार्यकर्ताओं को हैं उतने ही प्रिय आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी है। मतलब आपकी लोकप्रियता वहाँ पर भी इंटैक्ट है। देखिए, मैंने ये माना है कि राजनीति जो है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं है। अगर पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीज है, जो रिलेशन होते हैं वो पूरी लाइफ के होते हैं। आज आप एमएलए हैं, कल नहीं रहेंगे, आज आप मिनिस्टर हैं, कल नहीं रहेंगे, आज आप सांसद हैं, कल नहीं रहेंगे, पर जो रिलेशन है वो पूरे लाइफ के रहेंगे। और अब किसी पद पर आप पहुंचे हैं तो आप बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं पहुंचे हैं, आप सबका भला करने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए मेरे दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं जाए और जिनसे मेरे संबंध हैं, मेरे साथ में जिनके जो स्कूल के ज़माने के संबंध है, कॉलेज के ज़माने के संबंध है, आज भी जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो देश भर में जो विभिन्न जगह पर सर्विस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई बड़े वैज्ञानिक हैं, वो लोग भी आते हैं और अपने परिवारों को, अपने संबंधित लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए कहते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मोहन, बृजमोहन मोहन सारथी ही रहेंगे या उन्हें हम आगे और प्रमुख भूमिकाओं में भी देख पाएंगे? मैं पहले भी, पार्टी ने मुझे 8 बार विधायक बनाया है, 5 बार मंत्री बनाया है, अभी सांसद बनाया है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता, मेरे बारे में निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। वो जो निर्णय करेगा, जो जिम्मेदारी देगा, उसको मैं निभाऊंगा। क्योंकि आपने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो आपके ऊपर पास रहे हैं, शिक्षा विभाग भी आपने संभाला है। अभी जो दिल्ली में हादसा हुआ, जिस तरह से कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में पानी भर गया, 3 छात्रों की मौत हो गई, क्या देखते हैं आप? कमी कहाँ रह जाती है कि हम वो स्ट्रक्चर छात्रों को नहीं दे पाते? देखिए, कमी ये लापरवाही है कि जब हम नक्शे पास करते हैं, नक्शे में हम बताते हैं कि बेसमेंट पार्किंग होगा, हम फिर पैसा कमाने के लिए उसको रेसिडेंशियल बना देते हैं।
तो मुझे लगता है कि जो लोकल बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, अब धीरे धीरे हमारा जो नौजवान है वो अवेयर हो रहा है। पहले वो अपने गांव में पढ़ता था, अब अपने गांव को छोड़कर पूरे विश्व में जाता है। तो हमको इन बातों को देखना पड़ेगा कि जो बच्चों के गार्जियंस भी हैं, बच्चे भी हैं, कि कहीं पर जहां हम जा रहे हैं कोई गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। और लोकल बॉडीज जिन संस्थाओं के ऊपर में जिम्मेदारी है, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत दुखद घटना है। और ऐसा अगर होगा तो लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। और इसलिए इसको गंभीरता के साथ में केंद्र सरकार ने लिया है, राज्य सरकार ने भी लिया है। और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं हो, इसके लिए हमको प्रिकॉशन लेने चाहिए। सर, जो देश के अलग अलग हिस्सों में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कंसर्न जताए जा रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा इसको लेकर, छत्तीसगढ़ भी क्योंकि इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, तो आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरा भी यही मानना है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, आजकल हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रहा है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं, उनके गलत तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके से उनके वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो जब ऐसे लोग आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम करते हैं, वो गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं। तो डेमोग्राफी चेंज नहीं हो, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी डेमोग्राफी ही है। अगर वो चेंज होगी तो देश को भी नुकसान होगा, समाज को भी नुकसान होगा। और उसको हमको सबको मिलकर अपनी राजनीति से ऊपर उठकर उसको डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको रोकने का काम करना पड़ेगा। और अब जैसे ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि बांग्लादेश से जितने लोग आना चाहें वो आ जाएं, मैं सबको शरण दूंगी, तो कोई छत्तीसगढ़, कोई हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी है कि जो आएगा यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए तो पहले आप चिंता करिए, बाद में दूसरे लोगों को आमंत्रित करिए। हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, परंतु पहले कहते हैं कि जो अपनी माँ की चिंता नहीं करता उससे बड़ा अधर्मी विधर्मी कोई दूसरा नहीं हो सकता। सर, एक आखिरी सवाल, बतौर विधायक, बतौर मंत्री रहते हुए कुछ ऐसी चीजें जो आप ना कर पाए हो और आप सोच रहे हो कि बतौर एमपी रहते हुए दिल्ली में बैठकर वो चीजें आप कर पाएंगे? इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलें, इंटरनेशनल लेवल की स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, कनेक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सब कनेक्टिविटी को हम जोड़कर और साथ में छत्तीसगढ़ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकते हैं, इसके बारे में हम दिल्ली में बैठकर चिंता करेंगे। और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा भी छत्तीसगढ़ को पहुंचाएंगे और छत्तीसगढ़ सुजलाम सुफलाम खुशहाल बने, ये हमारी कोशिश होगी। और विकसित भारत 2047 में बनेगा, तब तक हमारा विकसित छत्तीसगढ़ बने, ये हमारी कल्पना होगी। बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं भी आपको, हमेशा आप महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।